नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 32 जो समूह प्रक्रिया मतलब ग्रुप प्रोसेस से संबंधित है। ये जो टॉपिक है ये पीडी पाठक द्वारा रचित एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है उससे लिया गया है। तो इस पुस्तक के जो सभी टॉपिक हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है वो आप ज़रूर देखें। किसी भी एग्ज़ाम में इसमें से 60-70 या फिर 80% तक क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने जितने भी चैप्टर लिए हैं वो आरबीएससी एनसीईआरटी बुक से ही संबंधित हैं जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक है। आज हम जो चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे समूह प्रक्रिया। पहले हम इसका अर्थ और अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई इसकी परिभाषाएं देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो समाज में रहता है इसलिए वो सामाजिक प्राणी है। वह अपना जीवन कभी अकेला व्यतीत नहीं करता, क्योंकि वो परिवार के साथ रहता है। वह अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी के साथ अवश्य रहता है। जिनके साथ वो रहता है उनसे कुछ न कुछ संबंध वो स्थापित कर लेता है। इस प्रकार समाज में जो व्यक्ति आपस में सामाजिक संबंध स्थापित कर लेते हैं उनके संग्रह को क्या कहा जाता है? समूह है, मतलब ग्रुप कहा जाता है। फिर हम विद्वानों द्वारा दी गई समूह की परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले मैकाइवर महोदय ने समूह के बारे में क्या कहा है कि समूह से हमारा अभिप्राय है व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में आते हैं। ऑकबर्न व निमकॉफ महोदय ने इसके संबंध में क्या कहा है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं तब वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ऐसे सामाजिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता। फिर है साफिर महोदय के अनुसार समूह की परिभाषा क्या है कि किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि समूह के सदस्यों को कोई न कोई हित या स्वार्थ परस्पर बोध है। तो ये साफिर महोदय ने कहा है। फिर हम देख लेते हैं समूह की विशेषताएं, या इन विशेषताओं को तत्व भी कहा जाता है कि कौन से आवश्यक तत्व हैं या विशेषताएं हैं जो समूह के लिए समूह को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। समूह जो है वो मनुष्यों का केवल एक झुंड ही नहीं है, यह है मनोवैज्ञानिक सूत्रों में आबद्ध व्यक्तियों की एक मूर्त संरचना मानी जाती है। इसका जो आधार है वो मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इसके सदस्यों के बीच में या मध्य में मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियाएं होना अनिवार्य होता है। दूसरी विशेषता है चेतन या अचेतन एकता। समूह के सदस्यों के व्यवहार में चेतन या अचेतन एकता पाई जाती है। तीसरी विशेषता है सामान्य मान्यता। समूह के सदस्यों में एक सामान्य मान्यता अवश्य होती है। इस सामान्य मान्यता के अभाव में उनमें क्या होता है? एकता होना संभव नहीं होता है। अगली विशेषता है सामान्य हित, उद्देश्य या फिर दृष्टिकोण। समूह के सदस्यों में एक सामान्य हित
उद्देश्य या दृष्टिकोण का होना बहुत ही जरूरी है। इस पर ही इसकी एकता जो होती है वो आश्रित रहती है। इस एकता के अभाव में व्यक्ति जो है वो समूह नहीं बना सकते। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध। समूह के सदस्यों का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उनका एक दूसरे से प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत संबंध हो। वे पत्रों द्वारा भी अपने संबंध को स्थापित रख सकते हैं। अगली विशेषता है पारस्परिकता या फिर जागरूकता। समूह के सदस्यों में पारस्परिकता और जागरूकता की कुछ मात्रा अवश्य होती है। इसके अभाव में समूह की स्थिरता को बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। फिर है पारस्परिक सहानुभूति। कुल्ले महोदय का इसके संबंध में मत है कि प्रत्येक समूह में हम भावना पाई जाती है। इसी भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति अपने स्वार्थ का दमन कर देता है और अन्य सदस्यों से सहानुभूति वो रखता है। इसका मनोवैज्ञानिक परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति है वो सामूहिक जीवन व्यतीत करता है और समूह के सदस्यों में अपना उद्देश्य देखता है। अगली विशेषता है सहकारिता। समूह के समान उद्देश्यों के फलस्वरूप सदस्यों में सहकारिता की भावना स्थापित हो जाती है। यद्यपि समूह के सदस्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, पर वे अपने समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर हमेशा आश्रित रहते हैं और सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील रहते हैं। फिर हम देखेंगे समूह है मन का अर्थ व महत्व है। जिस प्रकार व्यक्ति के सब विचारों, इच्छाओं और क्रियाओं का संचालन उसका मन करता है, उसी प्रकार समूह के सब कार्यों और व्यवहारों का निर्देशन जो है वो समूह मन करता है। जिस देश या समाज के समूह है मन की शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही तीव्र प्रगति वो देश करेगा। आज भारत प्रगति की दौड़ में पीछे क्या रह गया और क्यों रह गया और जापान तथा जर्मनी जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के बाद भी अपनी स्थिति को क्यों संभाल पाए हैं, तो ये सभी समूह मन की ही देन है। इन बातों का उत्तर जो है वो समूह मन की शक्ति मानी जाती है। धर्मों, वर्गों, जातियों और उपजातियों में बटा होने के कारण भारत में समूह मन का रूप एक न होकर अनेक रूपों में ये बढ़ चुका है। यह विचारों, इच्छाओं और क्रियाओं की अनेक रूपता के कारण एक सूत्र में ये आबद्ध नहीं हो पाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समूह मन जो है ये देश या समाज को ऊंचा उठाता है या फिर नीचे गिराता है। फिर हम देखेंगे विद्यालय में समूह मन का विकास किस प्रकार होता है। सबल समूह मन जो होता है वो देश को हमेशा ऊंचा उठाएगा और जो निर्बल समूह मन है वो हमेशा देश को पतन की ओर ले जाता है। इसी प्रकार समूह मन विद्यालय को भी उच्च स्तर पर आसीन करता है या फिर निम्न स्तर की ओर उसे धकेल देता है। वह अपने छात्रों में समूह मन का उचित दिशा में विकास करने की गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए वो निम्नलिखित उपाय अपनाता है। सबसे पहला उपाय है विद्यालय की अपनी कुछ परंपराएं होनी चाहिए और उसे छात्रों तथा शिक्षकों को उनसे पूर्ण रूप से अवगत करा देना चाहिए। दूसरा उपाय है विद्यालय को कुछ समारोहों का आयोजन करवाना चाहिए, जैसे कि वार्षिकोत्सव,
पुरातन छात्र संघ की बैठकें, महान व्यक्तियों के जन्मदिवस समारोह आदि। अगला उपाय है विद्यालय की दीवारों और प्रमुख स्थानों पर जहाँ तहाँ समूह मन संबंधी आदर्श वाक्य लिखे रहने चाहिए। अगला उपाय है विद्यालय को अपने शिक्षकों को स्थायी रूप से नियुक्त करना चाहिए। ऐसे ही शिक्षक न कि अस्थायी नियुक्ति वाले समूह मन के विकास में योग दे सकते हैं कि अस्थायी नियुक्ति वाले समूह मन के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकते। अगला उपाय है विद्यालय को छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपकर उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करना चाहिए। अगला उपाय है विद्यालय को अपने छात्रों का अनेक वर्षों तक स्थायी रूप से उन्हें रखना चाहिए। इस प्रकार के छात्रों में ही समूह मन का विकास हो सकता है कि जो छात्र हैं उनको लंबे समय तक विद्यालय से जोड़कर रखना, न कि प्रतिवर्ष नए आने वाले छात्रों में। विद्यालय को छात्रों के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था करनी चाहिए। वहाँ साथ साथ रहकर उन्हें समूह मन का विकास करने का उत्तम अवसर भी प्राप्त हो सकता है, मतलब हॉस्टल भी होने चाहिए। विद्यालय को छात्रों में समूह की भावना का विकास करने के लिए सब प्रकार के सर्वोत्तम प्रयास समय समय पर करने चाहिए। अगला उपाय है विद्यालय को अपने सब छात्रों को ऐसे अनेक समूह का सदस्य बना देना चाहिए जिनकी अपनी अपनी प्रथाएं, अपनी अपनी विधियां और अपने अपने उद्देश्य हो। अगला उपाय है विद्यालय को समय समय पर उक्त समूहों को खेलकूद, मानसिक कार्यक्रमों एवं अन्य क्रियाओं में प्रतिद्वंदिता और सहयोगी भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर उन्हें देने चाहिए। फिर है कक्षा समूह का क्या महत्व है। विद्यालय से संबंधित अनेक प्रकार के समूह होते हैं, जैसे कि टीम, विषय समितियां, साहित्यिक गोष्ठियां। कक्षा समूह है, इन सब में अपने महत्व और उपयोगिता के कारण कक्षा समूह का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। इसकी पुष्टि में कुप्पुस्वामी महोदय ने लिखा है कि विद्यालय के कार्यक्रमों में कक्षा समूह जो है वो एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर इसके महत्व के नीचे बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है कक्षा समूह को व्यवहार कुशलता बनाता है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण ही छात्र क्या होते हैं, उचित प्रकार का व्यवहार कर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला बिंदु है कक्षा समूह छात्रों की तर्क, निर्णय, स्मृति, कल्पना, चिंतन आदि मानसिक क्रियाओं का विकास करता है, क्योंकि एक साथ रहने के कारण उनमें किसी न किसी प्रकार का विचार विनिमय अवश्य होता रहता है। अगला बिंदु है कक्षा समूह छात्रों को भावी सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है, क्योंकि वे प्रतिदिन कई घंटे तक साथ साथ रहकर एक दूसरे की आदतों, विचारों और इन दृष्टिकोणों से सामंजस्य करने का वो प्रयास करते हैं। अगला बिंदु है कक्षा समूह छात्रों में आत्म त्याग की भावना का विकास करता है, क्योंकि निकट संपर्क में रहने के कारण उनमें इतना पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना उत्पन्न हो जाती है कि अवसर पड़ने पर जब भी उनको अवसर मिलता है तो वो एक दूसरे के लिए बलिदान करने में भी संकोच नहीं करते हैं। अगला बिंदु है कक्षा समूह छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करता है, क्योंकि वे विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रबंध, आयोजन या फिर संचालन करते हैं, तो लीडरशिप का गुण भी यह प्रदान करता है। अगला बिंदु है कक्षा समूह छात्रों में
संख्या की सहानुभूति नामक प्रवृत्ति को सक्रिय करता है, क्योंकि एक छात्र जो है वो कक्षा के अन्य छात्रों को जैसा करते हुए देखेगा वैसा ही वह स्वयं भी करने लगता है। अगला बिंदु है कक्षा समूह है छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करता है, क्योंकि शिक्षक प्राय उन सबको एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला बिंदु है मॉर्स व विंगो महोदय के अनुसार इन्होंने बताया है कि कक्षा समूह जो है वो छात्रों को अधिक अधिगम का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि अधिगम से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनुभव समूह में ही प्राप्त होते हैं। अगला बिंदु है कक्षा समूह है छात्रों में अनुकरण और प्रतियोगिता की आदतों का निर्माण करके उन्हें अधिक ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रेरित करता है। कक्षा समूह है अधिगम की सामूहिक विधियों के प्रयोगों को संभव बनाता है, जो व्यक्तिगत विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हैं। फिर कोलेस्निक महोदय के शब्दों में बालक को शैक्षिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियां अधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। अंत में कुपुस्वामी महोदय ने कहा है कि शैक्षिक समूह के रूप में कक्षा अपने सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है। तो इस प्रकार यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित नीचे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।